This is a special lecture series on geography by Abhishek Sharma, who secured All India rank 38 in the UPSC Civil Services Examination 2024. Abhishek was a student of the Pre-Mains program at Forum Residential Coaching or FRC. Hello and welcome to the next class. In the last class, we learned the tricellular model of circulation, that is also known as the Ferrel model of air circulation. And I told you that we'll learn about its applications in the next class. But before moving on to the applications, we have to understand this very important concept, that is Coriolis force. Because it decides a lot of things. जब हमने डायनामिक प्रेशर बेल्ट्स की बात की थी तब भी हमने बोला था कि ट्रोपोपॉज से एयर नीचे की तरफ बहुत हद तक कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही आती है. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कोरियोलिस फोर्स इज. Coriolis force is not an actual force. Okay, not an actual force. अगर आप ये टर्म कहीं देखें तो इसको टिक कर दीजिएगा. इट्स अ स्यूडो फोर्स. ठीक है, आपको समझने की जरूरत नहीं है कि स्यूडो फोर्स क्या होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेट इट बी. बट जब भी कोई बॉडी मूव करती है अर्थ के ऊपर, कोई बहुत भारी बॉडी, तो उस पर एक फोर्स लगता है, कोरियोलिस फोर्स, जो उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज करता है, मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज कर देता है. जैसे बॉडी अगर किसी स्पीड से मूव कर रही है, सपोज 10 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में, तो हमेशा उसकी मूवमेंट के परपेंडिकुलर उस पर एक फोर्स लगेगा जो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा. क्योंकि परपेंडिकुलर लगेगा ना, जैसे फोर्स इस तरफ लगेगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ फोर्स लग रहा है. इस वैल्यू को चेंज नहीं करेगा वो, कि उसकी स्पीड चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो सिर्फ स्पीड की डायरेक्शन चेंज करता है कोरियोलिस फोर्स. अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ऑल्दो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी, बट इससे काफी क्वेश्चंस आपके सॉर्ट हो जाएंगे, इसलिए बता देता हूँ. फिजिक्स ऑप्शनल में आई स्टडीड दिस. तो कोरियोलिस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -2m ओमेगा क्रॉस v डैश. नाउ डोंट गेट टेरिफाइड कि ये क्या लिख दिया, मैं आपको समझाता हूँ. m इज द मास. अब ये फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है कोरियोलिस फोर्स, वो बताने के लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं. m इज नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी. मास ऑफ द बॉडी दैट इज मूविंग ऑन अर्थ. ये जितना ज्यादा होगा m, उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा. तो मैं नॉर्मल एक बॉल को अगर अर्थ पे मूव करवाऊं तो उसमें इतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज मेरे को दिखाई दे अपनी आंखों से. वहीं अगर पूरी की पूरी रिवर मूव कर रही है या बहुत सारी विंड मूव कर रही है तो उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उस पर इतना कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट हमको दिखाई दे जाएगा. इसलिए मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोरियोलिस फोर्स. दिस ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है उसको बोलते हैं. तो अर्थ की रोटेशन स्पीड अगर दुगनी होगी तो भी कोरियोलिस फोर्स दुगना हो जाएगा. दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ. एंड दिस v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी. वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विच इज मूविंग, जिस पर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी. तो अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगेगा. कम वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कम कोरियोलिस फोर्स लगेगा. अगर उस बॉडी का ज्यादा मास है तो ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगेगा, कम मास है तो कम कोरियोलिस फोर्स लगेगा. अगर अर्थ की रोटेशन स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ जाएगा, कम हो जाएगी तो घट जाएगा. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, इसलिए मेरे को आपको बताना था, और कैसे तीनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, अगर इसका कोई रीजन पूछी कि क्यों लगता है कोरियोलिस फोर्स, मान लो कभी असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाए, तो व्हाट इज द रीजन, यू कैन राइट दैट rotation of earth on its own axis. This is the reason of Coriolis force. Okay, assertion reason में अगर कभी आए तो. Now इसके बारे में और दो तीन चीजें हम समझ लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पे अगर हम बात करें तो Coriolis force is maximum at poles and almost zero, या फिर जीरो भी लिख सकते हो, एट इक्वेटर. ठीक है, ये अभी आप एज अ फैक्ट समझ लो, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों होता है. थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे हम कोरियोलिस फोर्स को. ठीक है, एक चीज तो आपको ये जाननी है कोरियोलिस फोर्स के बारे में. ये दूसरी बात, इसके हम डायरेक्शन की बात करें, हमने बोल तो दिया कि डायरेक्शन चेंज करता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, लेकिन किस तरफ चेंज करता है. तो ये भी आप नोट डाउन करो कि इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये राइट वर्ड्स चेंज करता है डायरेक्शन. अभी विजुअलाइज करके हम समझेंगे कैसे. एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होता है.
अब ये राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड क्या है ये समझते हैं हम। ये अगर अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई बॉडी इस तरफ मूव कर रही होगी ना, तो आप इस बॉडी के ऊपर बैठ जाइए और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उस तरफ अपना मूव करके देखिए। अगर इस बॉडी के ऊपर यहाँ एक आदमी बैठा होगा और उसका फेस इस साइड होगा, तो इसका राइट ये हुआ, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये मेरा राइट ये हुआ, तो ये बॉडी इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब कुछ बॉडी ऐसे मूव कर रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आप यहाँ पे बैठ के सोचिए जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है उस तरफ मूव करके कि राइट क्या होगा, तो ये होगा राइट ऑब्वियसली, तो बॉडी इस तरफ टिल्ट कर जाएगी। ऐसे मूव कर रही है तो राइट क्या होगा, ये होगा राइट, तो बॉडी इस तरफ टिल्ट कर जाएगी। दिस इज व्हाट आई मीन कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अगर इन सभी राइटवर्ड डिफ्लेक्शन को आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज मूव करवाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। राइट लेफ्ट आपको उस डायरेक्शन में फेस करके देखना है जिस डायरेक्शन में बॉडी या विंड मूव कर रही है। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो कोई बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, तो ये बॉडी किस तरफ टर्न करेगी, सोच के बताइए। सिट ऑन दिस एयर, लुक वेयर द एयर इज मूविंग एंड देन सी आपका लेफ्ट क्या है। आपका लेफ्ट ये साइड होगी, तो इट विल टर्न लाइक दिस, ओके। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो आपका लेफ्ट क्या है, वो साइड होगी, तो इट विल टर्न लाइक दिस। ऐसे मूव कर रही है तो इट विल टर्न लाइक दिस। तो इसमें अगर आप देखोगे इन तीनों को ज्वाइन करके, तो इसमें बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। लेफ्टवर्ड राइटवर्ड्स आपको समझ आ गया होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर इनमें अलग अलग क्यों है ये भी समझ आ जाएगा। अब हम एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स को। ऐसे समझो आप कि ये अर्थ है, अर्थ की शेप हमने कैसी देखी थी, इक्वेटर के पास थोड़ा सा बल्ज है, पोल्स पे थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। दिस इज द इक्वेटर और ये इस एक्सिस के अबाउट सपोज रोटेट कर रही है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको सीधी मान लेते हैं एक्सिस को। नाउ द थिंग इज, ये जो पार्टिकल है ये भी रोटेट कर रहा है ऐसे ना, सर्कल है ना, इक्वेटर वाला भी ऐसे पूरा रोटेट कर रहा है, पोल वाला भी जो है ये वैसा पूरा एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, पार्टिकल अर्थ के साथ साथ ही चल रहे हैं ये सब। अब आप देखो इक्वेटर पे क्योंकि रेडियस ज्यादा है तो 24 घंटे के अंदर ये पार्टिकल ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस यहाँ आ रहा है ना, इन 24 आवर्स। वहीं ये पार्टिकल जो है वो 24 आवर्स में थोड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आ रहा है, क्योंकि ये सर्कल इस सर्कल से तो छोटा होगा, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 24 आवर्स में। ये मैं बस आपको विजुअलाइज करने के लिए समझा रहा हूं। इसको ज्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करनी है तो इसको तेज चलना होगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इसको इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 24 आवर्स में और इसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 24 आवर्स में। अब आप ये समझिए कि ये दो लोग हैं, एक आदमी यहाँ इस सर्कल पर ट्रेवल कर रहा है, एक आदमी इस सर्कल पर ट्रेवल कर रहा है 24 आवर्स में। अगर ये आदमी इस सर्कल को एक बॉल फेंके, अब ये आदमी तेज मूव कर रहा है, ये आदमी स्लो है, तो ये जो बॉल इसको फेंकेगा ऐसे थ्रो करेगा, वो बॉल इससे आगे निकल जाएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी तेज मूव कर रहा था। तो अगर ये कोई बॉल फेंकेगा तो वो कौन सा पाथ लेगी बॉल, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, है ना। अगर ये आदमी यहां से फेंकेगा तो बॉल इस तरीके से मूव कर जाएगी। ये आदमी इसको बॉल फेंके, अगर ये आदमी इसको बॉल फेंके तो बॉल थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, क्योंकि ये स्लो मूव कर रहा है, तो बॉल कुछ इस तरीके से रह जाएगी। अगर आप अब विंड पे बैठ के देखोगे ना, अगर वो बॉल वैसे सीधी आती अगर मूव नहीं कर रहे होते तो, बट मूव कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ सॉरी, हाँ ये आदमी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, ये आदमी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये लोग इस तरफ, तो बॉल थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। इफ यू सी नॉर्मली ऐसे आती, लेकिन बॉल थोड़ी सी पीछे रहेगी क्योंकि ये स्लो मूव कर रहा है। दिस इज व्हाट द डिफ्लेक्शन इज ऑल अबाउट, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनको 24 घंटे में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ऐसे अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे डिफ्लेक्शन किधर होगा, तो वही है, ये आदमी स्लो चल रहा है, ये आदमी तेज चल रहा है। ये अगर इसको बॉल फेंकेगा तो बॉल इसके भी आगे निकल जाएगी, लेकिन ये अगर इसको बॉल फेंकेगा तो बॉल इसके पीछे रह जाएगी। तो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन है, नॉर्मली ऐसे आती बॉल, लेकिन लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्मली ऐसे जाती कोई चीज, लेकिन लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। जो हमने ऊपर देखा है उसका एक एक्सप्लेनेशन है बस बेसिकली कि हो क्यों रहा है ऐसा। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट वेल।
ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर आप याद कर लीजिए जो मैंने लिखवाई हैं चीजें, राइटवर्ड्स प्लस क्लॉकवाइज, लेफ्टवर्ड्स प्लस एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये वाला डायग्राम देखिए, दिस डायग्राम। अब जैसे रही बात ये कि हमने ये देखा पोल्स पे मैक्सिमम है, इक्वेटर पे 0 है, ऐसा क्यों? अगर हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो इक्वेटर पे बेसिकली है क्या कि इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन है ना, इट्स लाइक अ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे बल्ज है तो बहुत स्फीयर की तरह नहीं है, इसको हम एक सिलेंडर की तरह इमेजिन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल लगभग सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 24 घंटे में, इनकी वेलोसिटी में इतना ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ये अगर बॉल फेंकेगा तो डायरेक्टली सीधी ऐसे आ जाएगी। लेकिन वहीं हम इसको इससे कंपेयर करें तो भाई ये तो बहुत ही छोटा सर्कल ट्रेवल कर रहा है और ये बहुत ही बड़ा, तो इनकी वेलोसिटी में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा, तो पोल्स पे तो रिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाता होगा पोल्स तक जाते जाते, इसीलिए पोल्स पे मैक्सिमम लगता है कोरियोलिस फोर्स और इक्वेटर पे 0 लगता है। अगर हम अपने उसी एक्सप्लेनेशन से चलें तो वी कैन ऑल्सो जस्टिफाई दिस। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट कोरियोलिस फोर्स। इसका एप्लीकेशन आएगा जब हम फेरल मॉडल के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना, तो कोरियोलिस फोर्स का एप्लीकेशन आएगा, इसीलिए मेरे को पहले ये पढ़ाना ज्यादा जरूरी था। एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी लुक एट द एप्लीकेशंस ऑफ फेरल मॉडल। थैंक यू।